हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 14 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। तो अभी तक हम थे रीडिंग नंबर 5 पे, ठीक है, एसेट एलोकेशन विद रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स, जो कि आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट। आज हमारा एसेट एलोकेशन सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब हम न्यू कल जो शुरू करेंगे हम वो न्यू अपना सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने अभी तक सिर्फ कंस्ट्रेंट्स देखे हैं, टैक्सेस देखे हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम जो ये हमारा पूरा पोर्शन है कि अब हम जो हमारा क्या करते हैं, हम रिवाइज करेंगे अपना स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन होता है हमारा लॉन्ग टर्म की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। तो अब हम इसे रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, पर रिवाइज क्यों कर रहे हैं? तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है वो एक स्टैटिक डिसीजन नहीं होता कि हमने एक अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे बना दिया तो वो परमानेंटली वही नहीं रहेगा, वो चेंज होता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें हमें रिविजिट करना पड़ता है अपने ओरिजिनल डिसीजन को, ताकि हम कंफर्म कर सके कि वो सही डिसीजन है, और अगर उसको देखना चाहिए कि कोई चेंज करना है हमें करंट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, तो ठीक है, हमें रिविजिट करना चाहिए अपना एसेट एलोकेशन एटलीस्ट वंस एवरी 5 years। हमें पूरा फॉर्मल जो एसेट एलोकेशन का जो पूरी स्टडी है वो हमें मतलब एटलीस्ट 5 years में तो करनी ही चाहिए। बट एसेट ओनर्स को एटलीस्ट जो बोलते हैं, मतलब फॉर्मल एक तो जो बोल रहे हैं कि वो 5 years में तो करना ही चाहिए, ठीक है, बट एनुअली भी उसको एक बार देखना चाहिए कि उसके क्या मतलब हम पूरा जो अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऐसे कोई ना कोई, क्योंकि सर्कमस्टांसेस है, फ्यूचर है, फ्यूचर हमेशा चेंज होता रहता है, तो कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिससे कि हमारी नीड्स और हमारी पूरी जो हमारा पूरा बनाने का एसेट एलोकेशन वो ही चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे हमने देखा था पहले कि हम कैरेक्टर ऑफ द लायबिलिटी भी चेंज हो सकते हैं और नीड या फिर गोल ऑफ द इन्वेस्टर भी चेंज हो सकता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं दैट माइट ट्रिगर अ स्पेशल रिव्यू ऑफ द एसेट एलोकेशन पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहला होता है रिलेटिंग टू चेंज इन गोल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि अगर कंस्ट्रेंट्स में कोई चेंज है। कंस्ट्रेंट्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एसेट साइज हमने देखा है, और क्या देखा हमने? टाइम होराइजन, ठीक है, लिक्विडिटी, और हमने क्या देखा? हमने देखा है कोई रेगुलेटरी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। फिर चेंज इन बिलीव्स भी किसी किसी के चेंज हो जाते हैं फ्रॉम टाइम। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है गोल्स वाले पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि ये बेसिकली गोल्स वाले पार्ट में हम दो चीजों को देखेंगे। ये है हमारा फर्स्ट उसमें, और ये है हमारा सेकंड। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बिजनेस कंडीशंस जो है चेंज हो गई तो वो क्या करती है? अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के फंड को और एक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ कैश फ्लो। अगर मान लो कि कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के कंडीशन ही चेंज हो गए, तो उसके क्या होंगे? उससे एक्सपेक्टेड चेंजेस जो आएंगे वो कैश फ्लो में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि सिग्निफिकेंट जो कोर बिजनेस है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो ही चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बोलेंगे? उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें री एग्जामिन करना पड़ेगा अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ये लिखा है कि अगर एक कोई कार मैन्युफैक्चरर है और वो जनरेट करता था अपनी रिटर्न्स रेवेन्यूज किससे? कंज्यूमर फाइनेंस एक्टिविटीज से, बट अचानक से अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि जो उसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, अब क्या देखो, कोई मान लो कि कोई, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं नॉर्मली ना पहले जाके ऐसे अपना सामान करती थी। मान लो अब ऐसी कुछ चीज आ गई, ऐसी कोई टेक्निक आ गई कि लोग ना, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम शॉप्स का, जो नॉर्मल फिजिकली हम जाते थे शॉप्स में अपने ड्रेसेस वगैरह जो भी अपने क्लोथ्स लेने होते थे वो लेते थे, तो उससे क्या होता था? उनका रेवेन्यू जनरेट होता था शॉप्स वालों का। अब क्या हो गया? मिंत्रा आ गया और बहुत सारे और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे फटाफट से जाएंगे, सेलेक्ट करके बाय कर लेते हैं। तो उससे क्या हो गया? जो ये शॉप्स वाले हैं इनका क्या हो गया? रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। तो इससे मतलब क्या हो गया? उनका कोर बिजनेस में जो है वो चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है? उससे डिस्टर्ब हो जाती है उनकी पूरी कैश फ्लो। तो मान लो ठीक है ये सब हुआ। अब कार का अगर कोई एग्जांपल है, जो उनका कार ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर वाले थे वो पहले क्या करते थे? उनका कंज्यूमर फाइनेंस की एक्टिविटी थी, बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे कि लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ? वो अनसर्टेनिटी हो गई रेवेन्यू स्ट्रीम में, और कंपनी मैनेजमेंट रिस्क टेकिंग जो पहले उनका था मूव टू कंपनी मैनेजमेंट में मूव टू रिड्यूस रिस्क टेकिंग, अपना रिस्क कम कर देगी क्योंकि कैश उसके पास नहीं है इतना, ताकि वो फंड कर सके अपने गोल्स को, ताकि वेरिएबिलिटी ना आए। सेकंड, अगर इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट तो एक तो चेंज हो गया कोर बिजनेस, सेकंड है अगर इन्वेस्टर की पर्सनल कोई सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो गए, उसकी वजह से रिस्क एपेटाइट या रिस्क कैपेसिटी चेंज हो गई। इसमें एक बहुत ही अच्छा इसमें एक एग्जांपल है ये कि एक जो इंडिविजुअल है वो मैरिड होता है, पहले अगर वो सिंगल है तो उसके जो गोल्स होंगे वो अलग होंगे, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मैरिज हो रही है उसकी, फिर बच्चे हो रहे हैं, या फिर वो मान लो कि उसको
कुछ डिसेबिलिटी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कंस्ट्रेंट्स में चेंज आने में क्या क्या हम रिविजिट क्यों करते हैं। अ मटेरियल चेंज इन एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट जो हमने अभी तक देखे हैं कंस्ट्रेंट मेंशन अर्लियर इज आल्सो रीजन कि हमें अपनी री एग्जामिन करनी पड़े एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन। क्या क्या होते हैं, सम ऑफ दीज चेंजेस इंक्लूड क्या क्या, फर्स्ट है हमारा चेंजेस इन द एक्सपेक्टेड पेमेंट फ्रॉम द फंड। मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी है, वो ना अपनी स्पेंडिंग पॉलिसी पहले 5% थी, तो अब कितनी हो गई उसकी 4% वो करने लग गई स्पेंडिंग, तो स्पेंडिंग डिक्रीज हो गई। इससे क्या होगा, जो कोई यूनिवर्सिटी का इंडाउमेंट था, मैंने पहले दूसरी प्रीवियस वीडियो में इंडाउमेंट का मतलब बताया कि ठीक है वो देख लेना कि इंडाउमेंट का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ यहीं पे। इंडाउमेंट मतलब अगर मैं कोई स्कूल खोल रही हूँ तो उसके स्पॉन्सर्स होंगे, स्पॉन्सर्स पैसे कैसे देंगे, वो इंडाउमेंट फंड बनाएंगे, उसके थ्रू वो अपने पैसे देंगे। ठीक है, तो अब जो ये बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो इंडाउमेंट है उसका क्या होगा, वो लेस लिक्विड सेगमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी उसकी स्पेंडिंग क्या होगी, कम हो गई, अब उसको इतनी जरूरत नहीं है पैसों की, तो वो अपनी लेस लिक्विड एसेट्स में डाल सकती है जो इंडाउमेंट फंड है। सेकंड क्या हमारा वो है कंस्ट्रेंट, वो है सेकंड बेसिकली चेंज इन द कंस्ट्रेंट क्या है हमारा, सिग्निफिकेंट कैश इनफ्लो या फिर अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। मान लो कि मैं हूं और मेरे को एक अच्छा खासा बीक्वेस्ट मिल गया या इनहेरिटेंस मिल गई, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरे जो एक्स्ट्रा, जैसे बोल रहे हैं हम एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिला है, अब हम वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो इसमें लिखा है कि कुड बी इन्वेस्टेड पैरेलली विद एग्जिस्टिंग एसेट्स, वो अच्छे खासे दूसरे एसेट ग्रोथ एसेट्स में जा सकते हैं। उससे क्या होगा, उसको हमें रीअसेस करना पड़ेगा उसके ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, जिससे क्या होगा हमें ब्रॉडली, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके हम एडिशनल वेल्थ को। जो उसका थर्ड है इसमें ये क्या है, चेंजेस इन रेगुलेशन गवर्निंग डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फंड। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जांपल है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में ना चेंज हुई थी लाइबिलिटी डिस्काउंट रेट, ये एक पेंशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन होने लग गए, पेंशन जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ज्यादा होने लग गए, तो इससे क्या हो गया, उनको लेस नीड है फॉर हायर इन्वेस्टमेंट। जब देखो जो पेंशन फंड होता है उसमें एक प्लान एसेट्स होते हैं और प्लान लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, ये है हमारा प्लान एसेट्स, ये है हमारी प्लान लाइबिलिटीज। जब प्लान एसेट्स जो है, लाइबिलिटी क्या है, हमें पैसे देने हैं उनको, पेंशन देनी है ना जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी। प्लान एसेट्स क्या है, जो उनके जो सैलरी में से हम कुछ कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं वो हमारे एसेट्स होंगे। तो जब प्लान एसेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हमें रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी, क्यों नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो फंड है वो ऑलरेडी फुल्ली फंडेड होगा या फिर ओवर फंडेड होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, हम लेस रिस्क टेकिंग वाली चीजों में हम ज्यादा जाएंगे। अगर हमारे चेंजेस है इन टाइम होराइजन रिजल्टिंग फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ अ लंप सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन एट द रिटायरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेंजेस इन द एसेट साइज एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ पेंशन प्लान्स। एसेट साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि वो मर्ज कर दिए प्लान्स। अब बिलीव्स में हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की बिलीव्स होती है ना, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती है एसेट ओनर की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को। बिलीव, अगर मान लो कि कोई जैसे मैं इन्वेस्टर हूं, मेरी बिलीफ है कि हाँ चलो इक्विटी क्या है 15% तो रिटर्न देती है, मेरी बिलीफ है। इसको अब मैं इसके बेसिस पे ही अपनी सारे डिसीजंस बनाऊंगी कि मेरा इक्विटी में तो चलो इतना निकल ही जाना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, तो ये मेरी बिलीफ है। तो ये सारे बिलीफ क्या होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। बिलीव्स आर नॉट स्टैटिक्स, वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम। जैसे जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे बिलीफ चेंज हो जाएंगे। मान लो अब जो है अब की रिटर्न देने लग गया वो 17, तो मेरे बिलीफ चेंज हो जाएगी कि मैं अपवर्ड शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे ही एग्जांपल केस में क्या है, ये बिलीव्स आर नॉट स्टैटिक और वो चेंज होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख के, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन और चेंज इन द ट्रस्टीज और कमेटी मेंबर्स। इसमें ये बोलते हैं एग्जांपल में कि जो कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट बहुत क्रैश हुई थी, तो लोगों ने ना अपनी रिस्क और रिटर्न की जो फ्यूचर रिटर्न और एक्सपेक्टेशंस थी ना वो चेंज कर ली। चेंज करने के हिसाब से क्या हो गया, अब वो उनकी पूरी जो बिलीफ थी वो चेंज हो गई। तो ये भी एक वो हो सकता है कि हम रिविजिट करें स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन को, या फिर कोई न्यू मेंबर अगर ज्वाइन कर रहा है कमेटी को, इन्वेस्टमेंट कमेटी को, तो उनको अपने बिलीव्स लेके आएगा और बायस लेके आएगा, तो वो भी इंपैक्ट करेगी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को। ठीक है, तो इसमें और क्या है, अ चेंज टू एन एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। अब मान लो कि जैसे कोई स्ट्रेटेजी को चेंज हमें करना पड़ता है किसी ना किसी को, कैसे, अगर कोई जो प्लान है पेंशन फंड है वो हमारा है अंडर फंडेड है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई अंडर फंडेड प्लान, अंडर फंडेड मतलब जिसमें प्लान जो एसेट्स है वो हमारे कम है प्लान लाइबिलिटीज से, हमारे पास एसेट्स कम है लाइबिलिटीज, तो अब हम क्या करेंगे, इक्विटी में पैसे डालेंगे, हायर रिस्क टेकिंग में। अगर फुल्ली फंड, अगर ओवर फंडेड हो गया वो एसेट, अगर हमने उसमें डाला है तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी ना। ओवर फंडेड क्या होता है, जो प्लान एसेट्स इज मोर देन प्लान लाइबिलिटीज, तो हम हमारे बॉन्ड्स में या लेस रिस्क टेकिंग जो एसेट्स होंगे उसमें हमारा काम चल जाएगा। वैसे ये यही बोल रहे, पूरा यही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स इन एसेट एलोकेशन। अभी हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म जो रिविजिट कर रहे हैं हम अपना, क्या लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है जिसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ठीक है, अब जो शॉर्ट टर्म की शिफ्ट होगी उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हम पहले भी देख चुके हैं।
इसको आप डीप में देखते हैं कि टैक्टिकल एलोकेशन जो है वो जस्टिफाई होती है क्योंकि साइक्लिकल वेरिएशंस होती है सेक्युलर ट्रेंड के उसमें। देखो जो ये मैंने बताया था कि हमेशा जो हमारी जो निफ्टी है या जीडीपी की ग्रोथ है वो अपवर्ड मूवमेंट में होती है, और जो साइक्लिकल मूवमेंट्स होती है वो क्या होती है, बिजनेस साइकिल। तो ये जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती है ना, इसको ही कैप्चर करते हैं हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के थ्रू, या फिर हम क्या करते हैं बिजनेस या मॉनेटरी साइकिल के अराउंड जो मूवमेंट हो रही है उसको कैप्चर करते हैं, या फिर कोई टेम्पररी प्राइस डिसलोकेशन हो रही है, प्राइस का जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज है उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंक्रीज करना रिटर्न को या फिर रिस्क एडजस्टेड सेम, ठीक है। तो इसका क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर के रिस्क को हम टारगेट रिस्क जो प्रोफाइल है उससे थोड़ा मूव करते हैं, बट वो स्टिल जो जितना एक क्लाइंट है जितना उसने बोल रखा है कि मेरा इतना ही होना चाहिए उसी के रेंज में रहता है, बट रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या करते हैं इन्वेस्टर, रीवेट करता है अपने ब्रॉड एसेट क्लासेस सेक्टर्स या फिर रिस्क फैक्टर प्रीमियम्स को, इनको क्या करते हैं वेट्स को चेंज करके वो एक बेसिकली जो मार्केट में मिस प्राइसिंग है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इट इज नॉट कंसर्न विद इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिलेक्शन, वो बेसिकली फैक्टर टाइमिंग करता है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। वो एसेट ओनली अप्रोच ही है जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन है। उसके रिस्क कंस्ट्रेंट्स क्या है कि उसको एक प्री एस्टैब्लिश्ड अलाउएबल रेंज में ही उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। एक रिस्क दे रखा है उसको, जो मैं बताती कि आईपीएस में हम बोल नहीं देते कि इतना तो हमें करना ही, इतना हमारा रिस्क की वो होगी, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं ट्रैकिंग एरर को भी हमारा एक रिस्क कंस्ट्रेंट मानते हैं। इसकी सक्सेस को हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो हमने एलोकेशन की है वो हमारा सक्सेसफुल है, जो हमने टैक्टिकल एलोकेशन की वो हम देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं शार्प रेशियो का, टीए जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की है और जो शार्प रेशियो की सॉरी जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं शार्प रेशियो वाली, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं दोनों में, दोनों एलोकेशन में, या फिर हम टी स्टैटिस्टिक्स ऑफ एवरेज एक्सेस रिटर्न देख सकते हैं हम। नहीं तो तीसरा हमारा कैसे कर सकते हैं हम, एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते हैं ना, जो ये पूरा मार्कोविट्स वाला हम बनाते हैं, तो दोनों का बनाएंगे, देखते हैं कि कौन सा अच्छा है। फिर एट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है कि स्पेसिफिक ओवरवेट या अंडरवेट जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रही है, तो वो हम देखते हैं कि हमने कहां पर कौन से ऐसे जो फैक्टर्स है उनको ओवरवेट या अंडरवेट किया जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। अब जब हम ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी एडिशनल कॉस्ट होने लग जाती है, क्योंकि हायर ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, हम बार बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो फिर हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट टैक्सेस इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, कि मतलब कुछ अगर मैं इक्विटी पहले डाइवर्सिफाइड थी, अब मैंने मान लो मेरे को लग रहा है इक्विटी ज्यादा ना फेवर करेगी तो मैं इक्विटी में ज्यादा पैसे डाल देती हूँ, तो इससे क्या होगा, ग्रेटर कंसंट्रेशन बन गई। अब दो ब्रॉड अप्रोचेस होते हैं हमारे टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के, एक होता है हमारा डिस्क्रिशनरी और दूसरा होता है सिस्टमैटिक, जो हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ डिस्क्रिशनरी टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की, तो ये एक बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, जैसे हम कोई मान लो कि हम इसमें नंबर्स नहीं आएंगे, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। क्या करते हैं हम इसको क्वालिटेटिव, जब हम देख रहे हैं तो क्या क्या हम फैक्टर्स देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे, हम इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, हम फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस को देखेंगे, बट ये सारा हम क्वालिटेटिव वे में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अटेम्प्ट करता है मिटिगेट करने के लिए या फिर हेज करने के लिए रिस्क को डिस्ट्रेस्ड मार्केट में, ताकि हम रिटर्न्स को इनहांस कर सके और पॉजिटिव रिटर्न ले सके मार्केट से। अब हम कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में पीई रेशियो होता है, पीबी रेशियो है, डिविडेंड यील्ड्स। नेक्स्ट है हमारा टर्म स्प्रेड, टर्म स्प्रेड्स में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस साइकिल देखेंगे, हम इन्फ्लेशन देखेंगे या फिर पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट, ये सारा क्वालिटेटिव होगा। क्रेडिट स्प्रेड्स में हम क्या देखेंगे, डिफॉल्ट रिस्क को देख रहे हैं कि हाँ ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, बोरोइंग कंडीशन या लिक्विडिटी को देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक की क्या पॉलिसी है, मतलब उसकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है या फिर उसकी ईजिंग वाली पॉलिसी है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ को हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे अर्निंग्स की क्या, ये सब हम क्वालिटेटिव उसमें ही देखेंगे, अर्निंग एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, मतलब कोई नंबर्स को इसमें नहीं डालेंगे। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, फिर हम लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। कंज्यूमर स्पेंडिंग देखेंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होगी, मतलब स्पेंडिंग इन द सेंस डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट में, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। फिर हम देखते हैं कि लास्ट की मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट मतलब मार्जिन बोरोइंग, मार्जिन में मतलब लोन पे हम कितना बोरो कर रहे हैं। अब ये शायद दिख नहीं रहा होगा, इसमें ये लिखा है कि ये मेजर करता है कि कितना हमारा बुलिश है मार्केट। फिर हम क्या देखते हैं इसमें, अगर जितनी ज्यादा बाइंग होगी मार्जिन पर उतना ही ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतना ज्यादा डिमांड होगी, डिमांड से हमारी जो हमारी प्राइस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। द लेवल ऑफ बोरोइंग को हम सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं देखना, हमें देखना जैसे मान लो कि अगर T0 में हमारी थी ये 100, ठीक है, अब T1 में हो गई हमारी 120, तो हमें ये नहीं देखना हाँ चलो इंक्रीज हुई है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इसका रेट देखना बेसिकली कितना हुआ, 20%। मान लो कि नेक्स्ट T2 में कितना हो गया हमारा, लेट्स से ये हो गया 150, अब इसका जो परसेंटेज होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा, मान लो वो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो हमें रेट चेक करना है।
अब इसमें बोल रहे हैं कि शॉर्ट इंटरेस्ट, जो मार्केट सेंटीमेंट में हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने देखा कि मार्जिन बोरिंग, सेकंड हम देख रहे हैं शॉर्ट इंटरेस्ट, थर्ड हम देखेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स या फिर जिसे बोलते हैं फियर इंडेक्स। शॉर्ट इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है बेसिकली चेक करते हैं बियरिश सेंटीमेंट को, ठीक है। इसमें ये बोलते हैं कि राइजिंग जो शॉर्ट इंटरेस्ट होता है वो इंडिकेट करते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट को, ठीक है। थर्ड है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स या फिर फियर इंडेक्स, अगर वो क्या मेजर करता है, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। अगर मान लो निफ्टी है तो अगर किसी का जो विक्स बोलते हैं, बेसिकली इंडिया में क्या होता है विक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अगर विक्स इंक्रीज होगा तो इससे क्या हो रहा है, फियर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि ये तब राइज करता है तब पुट ऑप्शन बाइंग होती है। पुट ऑप्शन बाइंग क्या होती है, पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, तब हम बाय करते हैं तब जब मार्केट गिरने वाली होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक टैक्टिकल एलोकेशन क्या होती है, इसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा पढ़ रहे हैं। अभी जो दूसरा है, एक तो हमारा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी और सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्वांटिटेटिव सिग्नल्स को हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं रिटर्न की अनोमलीज जो इनकंसिस्टेंट है विद मार्केट इनएफिशिएंसी। हम बोल रहे हैं कि मार्केट इनएफिशिएंट तो होती है, कि मार्केट पूरी एफिशिएंट नहीं होती कि पूरा प्राइस जो भी हमारी मान लो कोई न्यूज आई तो फटाफट से वो फैक्टर हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं विद क्वांटिटेटिव थिंग्स। तो डेटा पॉइंट्स हम क्या क्या देखते हैं, वैल्यू फैक्टर क्या होता है, वैल्यू जो हम बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स वो वाली, ठीक है। रिटर्न ऑफ वैल्यू स्टॉक्स ओवर द रिटर्न ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू फैक्टर देखते हैं, मोमेंटम फैक्टर देखते हैं। कैरी इन करेंसीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स को देखते हैं कि जो अगर कोई करेंसी को हमें ओवरवेट करना है, अंडरवेट करना है। कैरी इन कमोडिटीज जो कॉन्टैंगनो और बैकवर्डेशन हमने पढ़ा है वो है ये। फॉर बॉन्ड्स में हम देखते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी और टर्म प्रीमियम। हमारा नेक्स्ट होता है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है, हम देखते हैं 12 मंथ रिटर्न डेटा और हम एक ना एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि जितना 12 मंथ प्रीवियस वाला चल रहा था ना, मान लो कि 12 मंथ प्रीवियस क्या चल रही थी मार्केट ना, अब थी, तो अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो ही बोलेंगे कि मार्केट ना वही ट्रेंड फॉलो करेगी। या फिर हम देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। मूविंग एवरेज यानी कि अगर मान लो हम बोल रहे 20 MA लगा रहे हैं और हम 50 MA लगा रहे हैं, ये एक बेसिकली ट्रेडिंग वाली टर्म है, ठीक है, ट्रेडिंग में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये MA मतलब मूविंग एवरेज। अब किसी ने अगर देखी है मार्केट तो उसमें क्या बनता है, कैंडल्स बनती है। तो 20 MA मतलब 20 कैंडल्स, वो डेली भी हो सकती है, वो 15 मिनट्स की भी हो सकती है, वो आर्ली कैंडल भी हो सकती है। तो ऐसे मतलब 20 कोई भी टाइम, अगर हमारे हिसाब से कोई भी टाइम ले लें हम, तो ऐसी 20 कैंडलों का मूविंग मतलब एवरेज, तो और वो मूव कर रही है साथ साथ में वो लाइन, क्योंकि ये वाले 20 ये लेंगे, फिर आगे क्या होगा, ये वाली कैंडल को छोड़ देंगे, फिर हम लेंगे ये वाली 20, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो मूव हो रही है इसलिए उसको बोल रहे हैं मूविंग एवरेज। वैसे सिमिलरली 50 MA क्या होता है, 50 कैंडल्स की हमारी एवरेज, और वो मूव कर रही है तो इसलिए वो मूविंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्रॉस ओवर देखते हैं इनका कि उसको ट्रेंड को देखने के लिए करते हैं। ये ज्यादातर मतलब ये अप्लाई नहीं होता, बस इसमें ठीक है रिटर्न है, ऐसे नहीं चलती मार्केट की इसके हिसाब से कि मार्केट चल रही है कि हाँ हम फटाफट से ये तो सिग्नल दे रही है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लास्ट है हमारा ये पोर्शन, ये है हमारा डीलिंग विद बिहेवियरल बायस इन एसेट एलोकेशन। हमने ये लेवल 1 में भी देख रहे हैं बिहेवियरल बायस, हम ये लेवल 2 में भी देख रहे हैं, अब ये अब लेवल 3 में भी आ गया, ठीक है। तो इसमें फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये ज्यादातर सबको पता ही है कौन कौन से बायस होते हैं। सबसे पहले होता है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन मतलब लॉस को, मेरे को डर लगता है लॉस लेने से, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस मतलब रिस्क टेकिंग कम है, लॉस से दूर भागने की जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसको बोलते हैं लॉस एवर्जन। इसमें क्या होता है, मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर मैं किसी पर्सन को, ठीक है ये पर्सन है थोड़ा बुरा सा है, ठीक है, 100 रुपीज दूं, ठीक है, किसी को 100 रुपीज दे रही हूँ ना, उसको उससे इतना ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी अगर मैं उससे बोलूं कि मेरे को 100 रुपए दे दे तू, उसको ना ऐसा लगेगा लॉस हो गया यार मेरा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक लॉस एवर्जन वाली जो साइकोलॉजी है वो है। इसमें क्या होता है, पीपल टेंड टू स्ट्रांगली प्रेफर अवॉइडिंग लॉस, लॉस नहीं लेना उनको, एज अपोज टू अचीविंग गेन्स। जितना उनको अगर सिमिलर में गेन दे दो ना, उतना उससे खुश नहीं होगी, उतना ही लॉस अगर हो गया सेम अमाउंट से तो उनको ज्यादा दुख होगा। तो इसमें बेसिकली यूटिलिटी की बात करें, जो यूटिलिटी फ्रॉम गेन होगी वो लोअर होगी, यूटिलिटी फ्रॉम गिविंग अप योर इक्विवेलेंट लॉस से। ये क्या करती है लॉस एवर्जन वाली चीज, वो इंटरफेयर करती है इन्वेस्टर की एबिलिटी क्या करने से, मेंटेन हिज चूजन एसेट एलोकेशन थ्रू पीरियड्स ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर उसको नेगेटिव, मान लो मैंने एक ना पोर्टफोलियो बनाया, वो स्ट्रेटेजिक एसेट मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से बताया। अब जो मेरा क्लाइंट ए है, ठीक है, उसको क्या है, उसको ना लॉस एवर्जन की साइकोलॉजी है उसमें। अब उसको क्या हो गया, उसने देखा नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे, उसके ना बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो पैनिक करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, पैनिक करने से वो सेलिंग करना शुरू कर देगा, तो जो मेरी रिटर्न्स होगी वो आ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो वाज आई विजिबल, अब विजिबल हूं शायद मैं। मिटिगेट हम कैसे कर सकते हैं लॉस एवर्जन की जो बायस है हमारी, जब हम शॉर्टफॉल की प्रोबेबिलिटी को फ्रेम करें। शॉर्टफॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, अगर ये मेरा पोर्टफोलियो है और मेरा एक गोल है, कोई गोल है, मान लो मेरे को घर लेना है 100 करोड़ का, ठीक है,
100 करोड़ का मेरे को घर लेना है, तो मैं एक पोर्टफोलियो बना रही हूँ अपनी, और वो शॉर्टफॉल हो रही है, मान लो कि मेरी जो पोर्टफोलियो वो सिर्फ 75 करोड़ की ही बन पाई, तो ये क्या 100 करोड़ की तो बन ही नहीं पाई, ये क्या हो गया हमारा शॉर्टफॉल जो है इस ऐसी प्रोबेबिलिटी कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा इस पोर्टफोलियो से, उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी। फिर होता है इसको नेक्स्ट बोल रहे हैं, इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, हाई जो प्रायोरिटी के गोल्स है, मतलब हाई प्रायोरिटी मतलब जैसे मान लो कि किसी कोई फादर है और जो उसका जो चाइल्ड है उसको उनको हायर एजुकेशन देनी है, तो उनका वो हाई प्रायोरिटी गोल है, रिटायरमेंट वाला उनको जो प्लानिंग है उतना उनका हाई प्रायोरिटी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, जो हाई प्रायोरिटी गोल है उसको हम लो रिस्क एसेट से उसको सब्सटीट्यूट मतलब उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा लॉस एवर्जन की जो उनकी चीज है उसको हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ये कहते हैं हमें इल्यूजन मतलब हमें एक ऐसा भ्रम है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी एबिलिटी को कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी इवेंट्स को। ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा और ज्यादा बढ़ती है, हम क्या बिलीव करते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और हमारे पास एक एक्सेसिव कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसकी वजह से कि हम बेटर आउटकम्स निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है जब मेरे पास एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है कि हाँ मेरे को तो सब पता है कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे क्या होगा मोर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करूंगी, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो पोजीशन होगी मेरी, एक ही चीज में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ जिसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे पास कंट्रोल है। ग्रेटर विलिंगनेस टू एम्प्लॉय टैक्टिकल शिफ्ट्स होगी, मैं ज्यादा जल्दी जल्दी टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करूंगी। इसको मैं मिटिगेट कर सकती हूँ अगर मैं ग्लोबल मार्केट के पोर्टफोलियो लूं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर जो डिविएशन है ना ये वाले ग्लोबल मार्केट पोर्टफोलियो पे उस पर देखूं कि डिविएशन क्यों हो रही है, उसको अच्छे से थॉटफुली कंसिडर करूं और रिग्रेसली उसको देखूं कि क्यों हुआ है ये। नेक्स्ट हमारा बायस है जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड, वो है हमारा मेंटल अकाउंटिंग बायस, जिसमें हम ये हमने देखा था मेंटल अकाउंट्स बनाते हैं। एक पर्सन मान लो कि एक फादर है, उसने ना पर्टिकुलरली जो कोई वाला एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि उनको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उनको अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करनी है, उनको मान लो कोई और गोल है कि उनको अपनी स्पाउस के साथ ना वर्ल्ड टूर पे जाना है, उनको अपने बच्चों की मैरिज करानी है, तो उन्होंने ना मतलब अपने माइंड में मेंटल में अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कि मेरे को इतना पोर्शन ये है, इतना पोर्शन ये, इतना पोर्शन ये, इतना मतलब सब पोर्टफोलियोज बना ले अपने माइंड में। वो क्या ट्रीट करते हैं बायस में, इस बायस में पीपल ट्रीट वन सम ऑफ मनी डिफरेंटली फ्रॉम अनदर सम बेस्ड सोनली ऑन द मेंटल अकाउंट ऑफ द मनी इज द साइन। एग्जांपल है इसमें जो इन्वेस्टर है वो अपना रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इंडिपेंडेंट समझेगा अपने उसी पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो तो सेम ही, बट वो इस सब पोर्टफोलियो जो रिटायरमेंट प्लानिंग वाला पोर्टफोलियो उसको डिफरेंट समझेगा अपनी चाइल्ड एजुकेशन के पोर्टफोलियो से। फोर्थ हमारा जो बायस है वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बायस। रिप्रेजेंटेटिव बायस यानी कि रीसेंसी बायस भी बोलते हैं। रीसेंसी बायस मतलब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसका आंसर दे रही हूँ जो भी मेरे साथ रिसेंटली अभी हुआ है उसके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। उसको वो टेंडेंसी क्या होती है, ओवरवेट करती है मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन को, और मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटिव टू लॉन्गर डेटेड और मोर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन। जो पुराना हुआ ना मैं उसको इतना फोकस नहीं कर रही जितना नए को कर रही हूँ। इससे क्या होता है ओवरवेट करते हैं एसेट क्लासेस में जिसके अच्छे रिटर्न्स आए। मान लो कि कोई जैसे कि बहुत ज्यादा चला था मैसडॉक सब जगह पे पूरे सोशल मीडिया पे कि उसने इतने रिटर्न दे दिए, मान लो कि उसकी रैली तो वो पूरी हो चुकी और अब हम क्या उसको देख के उसका रीसेंट न्यूज को देख के हम उसको खरीद ले, तो इससे क्या है ये एक रिप्रेजेंटेटिव बायस है। उसको मिटिगेट कर सकते हैं बाय ऑब्जेक्टिव एसेट एलोकेशन प्रोसेस, जिसमें इन्वेस्टर जो है वो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करे कि जो ये मार्केट में रिसेंट में मार्केट जो इवेंट्स हुई है, मान लो अगर ये मैसडॉक बढ़ा है तो वो उसके अंडरलाइंग रीजन को देखे, और जब वो अंडरलाइंग रीजन ही पूरा फैक्टर हो गया तो अब थोड़ी बढ़ेगी फिर। सेकंड इसको मिटिगेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, जिसमें बोल रहे हैं कि अ फॉर्मल एसेट एलोकेशन पॉलिसी विद प्री स्पेसिफाइड अलाउएबल रेंज विल कंस्ट्रेन रीसेंसी बायस, ठीक है। फिफ्थ है हमारा बायस फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस क्या होता है, अगर मेरे से कोई एक मैं ऐसे जवाब दूंगी कि जैसे जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा ना मैं उस हिसाब से ही अपना आंसर मतलब फ्रेम करने की, नहीं जैसे क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई किसी इंसान ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, फ्रेम किया उसको डिफरेंटली, तो मैं उसका आंसर डिफरेंट करूंगी। अगर उसने किसी और तरह से पूछा ना वही सेम क्वेश्चन वही बात सेम उससे, तो मैं उसको डिफरेंटली बता रही हूँ। इसमें क्या बोल रहे देखो, बायस इन विच अ पर्सन में आंसर अ क्वेश्चन डिफरेंटली बेस्ड सोनली ऑन द वे इन विच इट वाज आस्क्ड, ठीक है। एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कमेटी है कोई, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, अब मैं सबसे पहले शुरू हुई और बहुत ही मतलब एकदम अथॉरिटी के साथ और अच्छे से बात की मैंने, तो अब क्या होगा लोगों के पास जो ऑडियंस है उनके पास ना एक परसेप्शन बन जाएगी कि ये जो फर्स्ट बंदा है ना ये ही बहुत अच्छा बोल रहा है, उसके अच्छे व्यूज है और बाकी के नहीं है, वो मतलब सुनेंगे नहीं और चीज को। इसमें देखो इसमें ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। अब बट इसमें एक ना एसेट एलोकेशन के हिसाब से कैसे बात करें, जो मान लो कि अगर कोई मैं क्लाइंट के पास गई और उनको मैंने ना ऐसे डरा दिया, कोई रिस्क की कुछ ऐसी बात कर दी हो इतना ज्यादा, मतलब मैं बताती हूँ इसमें कैसे मैंने बात कर दी कि जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी ये वाली पर्टिकुलर एसेट को लेने के बाद ये होगी मान लो 10,000 की अप डाउन हो जाएगी, वो क्या होगा वो घबरा जाएंगे अगर वो छोटा पोर्टफोलियो है तो, कि 10,000 का अप एंड डाउन, ओ माय गॉड। अगर मैं उनको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं कि ये ना इसका 1% या 10% ही इसकी
मूव अप एंड डाउन है, तो वो क्या इतना डरेंगे? नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं कि जैसे हम फ्रेम करते हैं ना क्वेश्चन, वैसे ही लोगों के माइंड में ऐसा माइंडसेट में ऐसा पूरा उनका माइंडसेट बन जाता है, उनका ऐसा बिलीफ बन जाता है। तो इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं कैसे? हम जब उसको पूरा रिस्क और रिवॉर्ड के ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ उसको दिखाएं कि नहीं, हम इसमें ना स्टैंडर्ड डिविएशन भी देख रहे हैं, हम उसमें वैल्यू एट रिस्क भी देख रहे हैं, हम उसमें कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें और हम देख रहे हैं, टेल रिस्क को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं वो, ताकि वो बता सके, कंपेल कर सके, कंपेल मतलब बेसिकली अपने उसमें उसको बता सके कि इन्वेस्टर को कि वो मोर केयरफुली आउटकम्स को एक्सेप्ट कर ले या फिर अनएक्सेप्ट कर ले, उसको पूरा एक फुल पिक्चर तो दिखाओ ना। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट बायस है वो है हमारा सिक्स्थ बायस, जिसको हम बोल रहे हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस क्या होती है? जो भी बायस इन विच people take a mental shortcut when estimating the probability of an outcome based on how easily the outcome comes to the mind। ये हमने अभी पढ़ा था। रिसेंसी बायस जो है इसका, जो अवेलेबिलिटी बायस है वो रिसेंसी का बेसिकली सबसेट है, एक नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे रिसेंसी है तो उसके नीचे हमारा एक अवेलेबिलिटी बायस है। तो ये क्या है, वो भी यही सेम बता रहे हैं कि जैसे कि मेंटल शॉर्टकट है, अगर किसी से पूछे तो जो भी अवेलेबल आ रहा है माइंड में वो बता दिया। इजिली रिकॉल जो आउटकम्स है ना उसको ज्यादा हम वेटेज देंगे एज कम्पेयर टू जो हार्डर टू रिकॉल है। एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कोई रिसेंट इवेंट हुआ है ना, जैसे कोविड-19 का, अगर मान लो उसके पास ना लॉस हो गया, कोई नया नया घुसा मार्केट में, ठीक है, कोविड-19 का आ गया और डिप आ गई एकदम से बहुत ज्यादा, तो उसको क्या लगेगा, ये तो मार्केट कैसी है, बहुत गंदी है, तो ये तो जब भी जाते हैं हम लॉस ही होता है। तो इससे क्या होगा, उनके माइंड में एक ना इन्फॉर्मेशन जो है ना माइंड में एक ना छप जाएगा कि लॉस वाली चीज। तो इससे क्या होगा, फिर ये जैसे अगर उनसे कोई पूछेगा ना कि कैसी मार्केट, क्या बल्कि मार्केट अप एंड डाउन साइडवेज इतनी सारी चीजें चलती है, बट उसके माइंड में ना ये बैठ जाए कि नहीं, मार्केट में तो लॉस ही होता है। इसका एक रिजल्ट भी होता है कि होम बायस। होम बायस क्या होती है, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं उन सिक्योरिटीज को जो हमारे होम कंट्रीज में। इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं यूजिंग ग्लोबल मार्केट पोर्टफोलियो एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट इन डेवलपिंग द एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा पूरा रीडिंग नंबर 5 कंप्लीट, और हमारा कंप्लीट होता है हमारा एसेट एलोकेशन वाला सब्जेक्ट। गाइज, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हमने 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, और वो भी विद इन 14 डेज। तो इट इज रियली अ बिग अचीवमेंट। यू शुड ऑल पैट ऑन योर बैक फॉर अचीविंग दिस। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो हर्डल है, फर्स्ट हमारा जो चैलेंज है, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली हम हर एक चैलेंज जब हम लेते हैं ना, कि हम चैलेंज ले रहे हैं कोई भी, तो उसके हिसाब से हमारी जो मेंटल, हमारा जो सोल, हमारी जो बॉडी है वो मजबूत होने लग जाती है। साथ साथ में जितनी ज्यादा हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जितनी ज्यादा हम चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, चैलेंजेस को पार करते रहो, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस डेली डेली बूस्टअप हुए। अपने डेली के टास्क कंप्लीट करो, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। और कोई भी अगर किसी को क्वेश्चंस आए तो वो जरूर प्लीज पूछ लेना, कमेंट कर लेना, फील फ्री यार। ठीक है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो कमेंट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फील फ्री टू आस्क। जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं एक दूसरे की, तो हमारी और ज्यादा क्लियरिटी बढ़ती है। और जब हम, ऐसा नहीं है कि जो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अरे ये तो ये समझेगी कि बहुत ही वियर्ड सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार मेरे को भी ऐसा होता है कि ये सिंपल क्वेश्चन ही हम अटक जाते हैं उसमें। तो बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए उसको जरूर पूछो, ताकि हम एग्जाम के वक्त क्या होगा पूरा क्लियर हो सके। तो चलो ठीक है, इसी के साथ मैं ये पूरा लेक्चर खत्म करती हूँ, और अब हम कल मिलते हैं और एक न्यू सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। गुड बाय, साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग, ओके बाय।